नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से एजुकेशन के बारे में और हमारे साथ एक पर्सनैलिटी हैं, उनको भी इंट्रोड्यूस कराएंगे और उनसे पूछेंगे उनकी जर्नी के बारे में, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में और पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया के अंदर इंग्लिश का किस प्रकार से हाल है, किस प्रकार से लोगों में इसका फोबिया है, उसके बारे में आज कंप्लीट बात करेंगे। परंतु स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ बता देता हूं कि वो ज़रूरी है कि हमें एजुकेशन के प्रति फोकस करना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें अंधकार से निकाल के प्रकाश की तरफ लेके जाती है। कई बार हमें बहुत सारा भ्रम होता है, कई बार हमारा माइंड उस लेवल पे काम नहीं करता है, कई बार हम अंधविश्वास के शिकार हो जाते हैं, जबकि एजुकेशन हमें उस प्रकार की ज्योति, उस प्रकार के प्रकाश की तरफ लेके जाता है जो हमें सच्चाई की तरफ, सच्चाई का वास्ता कराती है या फिर हमें सच्चाई के बारे में ज्ञान करवाती है। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर महेंद्र पारासर जी और ये प्राइवेट स्कूल के अंदर प्रिंसिपल हैं। सर से आज बात करेंगे। महेंद्र शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शर्मा जी, मेरी जो पिन पॉइंट था जहाँ से मैंने शुरू किया था, मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में पूछ रहा था कि ऐसे कैसे हुआ कि आप सरकारी स्कूल में पढ़े और फिर इस टारगेट को हासिल करना और एक एज ए प्रिंसिपल आप काम कर रहे हो और इंग्लिश आपका मेन सब्जेक्ट है, तो ये कैसे संभव हो पाया? डॉक्टर साहब, इसके बारे में मैं अपना पूरा का पूरा क्रेडिट अपने टीचर्स को देता हूँ। आई चोज दिस लैंग्वेज एज माई करियर। जब हमने पीजी किया तो पीजी करने के टाइम पे भी एक धुंधली सी एक तस्वीर ये रहती थी कि शायद इंग्लिश में हमारा करियर ब्राइट होगा या नहीं होगा, बट आई थैंक टू गॉड कि आज हम जो भी कुछ हैं बिकॉज ऑफ दिस लैंग्वेज, और बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे बड़ा रिगार्ड करते हैं जब उनको अच्छी तरह से लैंग्वेज सिखाई जाती है। अच्छा मिस्टर महेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि देखिए एक सब्जेक्ट बहुत सारे थे जी, आपने इंग्लिश को ही कैसे चूज किया? ओके, इट वाज वेरी सिंपल साम्राज्य जी। जब हमने ग्रेजुएशन किया 1999 में, तो उस टाइम पे मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे थे जिन्होंने हिस्ट्री को एज ए पीजी सब्जेक्ट ऑप्ट किया, किसी ने पॉलिटिकल साइंस को किया, किसी ने हिंदी को किया। वहाँ के पूरे ग्रुप में मैं आपको फैक्ट बताता हूँ कि हम मेरे गांव से एक साथ 35 स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन पास किया था उस साल। और आउट ऑफ 35 आई वाज द ओनली वन। मतलब एजुकेशन अच्छी थी आपके गांव में? जी 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 जी। तो आई वाज ओनली वन हु ऑप्टेड इंग्लिश एज हिज करियर लैंग्वेज। तो नहीं था कि प्रोनाउंसिएशन, हाँ एक सही बात आपने बीच में कही, और वो प्रोनाउंसिएशन की यदि मैं बात करूं तो आज जब मैं बात करता हूं तो कई बार बैलून बल्लून और मेरा बच्चा बताता है कि पापा इसकी प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार से है, और मैं सोचता हूँ कि शायद हमारे स्कूल में जब टीचर हमारे थे तो उन्होंने हमें किस प्रकार से उसकी प्रोनाउंसिएशन बताई तो हमारे दिमाग में तो इमेज उसी प्रकार की बन जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा था कि उस समय पे जो स्टूडेंट्स पढ़ के निकलते थे उनकी प्रोनाउंसिएशन अक्सर गलत होती थी, और जो शहरी थे खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटी से जो बॉय आते थे या फिर गर्ल्स आती थी वो मजाक बनाया करते जी बच्चों का। बिल्कुल ठीक और एक बहुत ही बड़ा इशू रहा है, क्योंकि जब टीचर्स को खुद एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन नहीं आती होगी तो दिक्कत हमें आ जाती है। जी जी जी। मैं आपसे एक और चीज इसके बारे में पूछ रहा हूँ कि छठी क्लास से इंग्लिश का शुरू होना, और कहीं मतलब ये तो योगदान नहीं था कि पहले की बजाय जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं और छठी क्लास से पढ़ते हैं तो उसके अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आया हो? नहीं डॉक्टर साहब, इसमें मैं नहीं मानता इस बात को। जब हम छठी क्लास से इंग्लिश में पढ़ाई जाती थी तो उस टाइम पे मेंटल ग्रोथ ज्यादा होती थी। भाई आपको पता है कि जैसे क्रॉनिकल एज के साथ हम डिवाइड करके मेंटल एज निकालते हैं, तो मेंटल एज अच्छी थी, ग्रिप अच्छी थी। जो बच्चा अल्फाबेट सीखने में अब एलकेजी क्लास में जाएगा तो 6 महीने लगा देता है अल्फाबेट सीखने में, उस टाइम पे हमें अल्फाबेट 1 महीने के अंदर आ जाते थे। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें तीसरे महीने सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना आ जाता था। अब वही बच्चा क्लास एलकेजी पास करता, यूकेजी पास करता, जाकर के फर्स्ट क्लास में 2 साल बाद उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना आता है। तो एज वाइज ज्यादा इजियर हो जाता था उस टाइम पे लैंग्वेज को सीखना। तो मैं ये नहीं कहता कि वो छठी क्लास में इंग्लिश लगाना एक बैरियर था, वो बैरियर नहीं था, बल्कि इस बैरियर को मैं एक जरूर आपके सामने पेश करूंगा कि कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशनल पॉलिसी में बहुत बड़े फ्लॉज हैं, अब भी हैं। वो क्या फ्लॉ है? प्रोनाउंसिएशन की बात आती है। एक प्रोनाउंसिएशन का जो करेक्ट करने का मीडियम है वो है फोनोलॉजी और फोनेटिक्स। फोनेटिक्स सिखाई जाती है पीजी क्लासेस में, जबकि टीजीटी लेवल पे और पीआरटी लेवल पे जो टीचर अपॉइंट किए जाते हैं उनको फोनेटिक्स का और मैं बोलूँगा फोनोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं होता है। जबकि बच्चा इंग्लिश पढ़ना सीख जाता क्लास फर्स्ट में। साम्राज्य जी, आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए।
एक वर्ड बताता हूँ मैं आपको, वन के बाद टू, TWO2। आपने भी पढ़ा होगा, हमने ही पढ़ा था जब हमने छठी क्लास में पढ़ा, तो किसी ने ये नहीं बताया था कि TWO2 बोलते हैं तो इसमें W साइलेंट है। अब जाकर के जब हमने वो फोनेटिक्स पढ़ा तो PG लेवल पे जाके पता कि भाई कौन से वर्ड साइलेंट है और क्यों साइलेंट रहते हैं। तो ये सारी चीजें फ्लॉज हैं। हमें एट लीस्ट ज्यादा से ज्यादा फोनेटिक्स का नॉलेज स्कूलों में देना चाहिए ताकि हमारे बच्चों की प्रोनाउंसिएशन वो अप्रोप्रिएट हो पाए। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि मैकेनिज्म पे फोकस करना चाहिए कि ये चीज क्यों है, उसके पीछे यदि जाएंगे तो ज्यादा बेहतरीन इसका रिजल्ट आ सकता है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए क्या किया जाए। जी जी। प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आपको मेंटली रेडी होना पड़ेगा कि भैया मेरी लैंग्वेज है वो अप्रोप्रिएट हो, मैं जो भी बोलूं वो शुद्ध बोलूं। ये बात केवल इंग्लिश लैंग्वेज के रेफरेंस में नहीं है, ये हिंदी के रेफरेंस में भी है। आप दिन और दीन को देख लीजिए, यदि दीन की मात्रा दिन पे लगाती तो गरीब से दिन और दिन से वो मतलब एक कंट्राडिक्टरी मीनिंग निकल के आते हैं। दोनों में यही बात है। इसी तरह से इंग्लिश में यदि मैं आपको एग्जांपल दूं, एक बहुत ही स्मॉल वर्ड है बॉम्ब, BOMB बॉम्ब। आमतौर पर इसको बम बोला जाता था, बम बोलते थे जनरली। यदि नॉर्थ इंडिया में बात करूं तो सीखने पे पाया कि इसमें तो लास्ट का जो फाइनल बी लेटर वो साइलेंट है। अब सीखने की बात आती है कि कहाँ से सीखें, प्रोनाउंसिएशन कहाँ से करेक्ट करें, स्पीकिंग में फ्लुएंसी कहाँ से लेके आए। पहली बात मेंटली रेडी रहें। दूसरी चीज आपको एट लीस्ट एक न्यूज चैनल सेलेक्ट कर लेना चाहिए और दिन में एट लीस्ट 15 मिनट्स ऑफ न्यूज चैनल इंग्लिश का न्यूज सुने। यूट्यूब बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे स्पेशली प्रोनाउंसिएशन को लेके ही काम होता है। आप उन चैनल्स को फॉलो करना शुरू करें। एट लीस्ट एक वीक के अंदर 3-4 डेज आप एक चैनल को फॉलो अप करें और उसमें 15 to 20 मिनट्स के वीडियोस को आप रिपीट करके देखें। वहां से वर्ड्स को पिक करें कि कौन सा ऐसा वर्ड्स है जो मेरे ट्यूटर ने अलग ढंग से बोला है, मैं उसको नोट डाउन कर लूं, उसकी खुद ड्रिल करें, प्रैक्टिस करें। डेफिनेटली इट विल ब्रिंग अ गुड इम्प्रूवमेंट। और सबसे बढ़िया जो प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी बनाने का तरीका है वो ये है कि you should think that the people who are hearing me they are not as talented as I am। आप अपनी बात को रखते चले जाइए, start speaking and keep continue। by and by you will develop as a good speaker। वो आप हर्डल में ना रहें, उसको आपका जो चैलेंज है हेजिटेशन है, रिलेक्टेंसी है, आप रिलेक्टेंसी को छोड़ दीजिए। डेफिनेटली द थिंग्स विल बी ब्राइटर फॉर यू। ये बात बनेगी। एक वर्ड है, कहावत भी है जी, तो वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जी जी। और नॉर्थ इंडिया के अंदर एक बहुत सिंपल सी टास्क है, आपने 2 लाइन इंग्लिश की बोली और उसके अंदर कुछ भी, यदि मैं आपसे थोड़ा सा बेहतर जानता हूँ जी, मैं आपको टोक दूंगा जी जी कि आपको बोलनी नहीं आती तो क्यों बोल रहे हैं, जी, क्यों कर रहे हैं। जी। कई बार तो ऐसे ऐसे वर्ड भी यूज करते हैं कि ऐसे ऐसे थोप देते हैं, गणा अंग्रेज बने हैं या फिर क्या बने, इंग्लिश बोल लेगा तो क्या कर लेगा। जी जी जी। ये पता क्या है कि एक बैरियर है, मैं समझता हूँ कि ऑब्स्टेकल है, मतलब रुकावटें हैं। क्योंकि जो प्रैक्टिस करेगा, मतलब प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि तब तक इंसान प्रैक्टिस ही नहीं करेगा तो बेटर स्पीकर किस प्रकार से बनेगा। जैसे छोटा बच्चा होता है 2 साल का, जब स्टार्टिंग करता है बोलना, सारे वर्ड सही नहीं बोलता, परंतु तब हम इंजॉय करते हैं जी। तो मेरे अनुसार ऐसा होना चाहिए कि कोई इंग्लिश की ट्राई भी कर रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है और वो सही ढंग से नहीं बोलता, तो हमें उसको एंजॉय करना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि आप अच्छा बोल सकते हैं, एक आध गलती है तो कोई बात नहीं, और हमारी मातृभाषा भी नहीं है, यदि आप गलत बोल रहे हैं तो कोई से खास फर्क नहीं पड़ता। आपकी राय क्या है डॉक्टर साहब, कैसे स्पीकर मतलब ठीक बनेगा? मैं डॉक्टर साहब आपको एक बहुत ही क्लियर फैक्ट बताता हूँ। आपने बार बार नॉर्थ इंडिया का जिक्र किया है। नॉर्थ इंडिया में लोग इंग्लिश स्पीकिंग से क्यों कतराते हैं? एक बड़ा क्वेश्चन है। आंसर क्या है? हम लोग एक मिनट मैं अपनी बात को पूरी कर दूं। हम लोग ज्यादा कॉशियस होते हैं एक्सेंट को लेकर के और इंटोनेशन को लेकर के। हमें लगता है कि बराक ओबामा या जो डोनाल्ड ट्रंप है वो उस तरह की लैंग्वेज बोलता, हम उस तरह से नहीं बोल पा रहे हैं।
हमें उनके एक्सेंट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक बात को हमेशा ध्यान में रखें, लैंग्वेज इज ओनली द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, और जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी मैसेज में वो कम्युनिकेशन बेटर समझा जाएगा। यदि आपने बराक ओबामा या फिर मिशेल ओबामा या डोनाल्ड ट्रंप की तरह इंग्लिश बोली और वो आपके रिसीवर ने समझ में नहीं आई, उसको वो मैसेज नहीं क्लियर हुआ, तो देन योर कम्युनिकेशन इज जीरो। आप इंडियन एक्सेंट के साथ इंग्लिश बोलिए, आपकी बहुत ही सुंदर रेस्पेक्ट बढ़ेगी, अच्छी रेस्पेक्ट बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगा। डे बाय डे, बिट बाय बिट आप एक्सेंट चेंज कर सकते हैं, बट इनिशियल स्टेज पे आप ये ना मान के चलें कि हमारा जो ब्रिटिश या फिर अमेरिकन एक्सेंट एक साथ डेवलप होगा। वी कांट राइट हिंदी एंड वी कांट स्पीक इंग्लिश, ये कहाँ तक सच्चाई है? नहीं, आप बिल्कुल सच कहते हो, क्योंकि हम हिंदी तो लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, हमें दिक्कत आती है, मात्राओं की बात रहती है, हाँ, लिपि का है, लिखते तो हम हैं इंग्लिश, जी 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 जी, और हम बोलते हैं हिंदी। साम्राट जी, आपका जो फैक्ट है वही फैक्ट मुझे टीच देता है। मैं इस बात को लेके खुश हूँ कि हमारे कंट्री की मोर देन 50% पॉपुलेशन है हिंदी बोलती है, लेकिन इस बात का मुझे दुख भी है, वो हिंदी बोलते नहीं है, हिंदी की टांगों को खींच देते हैं। मुझे इस बात का पूरा एहसास है। केवल कक्षा तक सीमित है हिंदी बोलना, बाहर आते ही वो लोकल का इतना टच आ जाता है कि कहीं ना कहीं फिर वो हिंदी को खराब करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने सभी व्यूअर से, आप कोई भी लैंग्वेज बोलिए, लैंग्वेज में शुद्धता होनी ही चाहिए, चाहे आप हिंदी बोलें चाहे इंग्लिश बोलें, प्रयास करके। स्पेशली जो लोग एजुकेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भाषा पे कमांड अच्छी होनी चाहिए और हर लैंग्वेज को उन्होंने अप्रोप्रिएटली बोलना चाहिए, ताकि जो लर्नर कम्युनिटी है वो हमसे पूरा का पूरा बेनिफिट उसका उठा पाए। यदि हम एज ए टीचर समाज के अंदर ये इम्प्रेस क्रिएट नहीं कर पाए कि भी लैंग्वेज की शुद्धता का क्या महत्व है, तो कहीं ना कहीं वो हमारी सभी भाषाओं के लिए नुकसानदायक है। स्टूडेंट्स कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं? मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीज ऐड करूंगा जी। इस बच्चे से पूछ के देखें, मेरा जो लड़का है, तो उससे आप पूछ के देखोगे, वो सारा का सारा कम्युनिकेशन, उसका राइटिंग वगैरह, वर्क वगैरह सब कुछ इंग्लिश में करता है जी। और मैं व्यूवर्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप साइंस साइड पढ़ते हैं या फिर आपके बच्चे या आप खुद स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ते हैं तो आपको भी पता होगा कि आप हिंदी सब्जेक्ट को छोड़ के सारा काम आजकल इंग्लिश में कर रहे हैं जी। और हर बच्चे को लगता है कि इंग्लिश मेरे लिए है क्या, कुछ भी नहीं है। मतलब क्यों? क्योंकि उसको इज का लगाना है, टू का लगाना है, ऑटोमेटिकली उसको आ ही जाता है। नॉर्मली बात क्या है कि वो दूसरे को समझा देना चाहता है, और सब्जेक्ट के अंदर चाहे वो सोशल साइंस है या फिर साइंस है, उनके अंदर कोई राइटिंग करने में कोई ज़्यादा मुश्किल या मुसीबत उसको नहीं आती है। परंतु बात करें हम लैंग्वेज की, यदि मैं भी बात करूं, मेरे पास इंग्लिश मीडियम था, मैंने कई साल पढ़ा और आज मैं एक ऐसे लिख दूं और यदि इंग्लिश एक्सपर्ट्स उसको दिखाएं तो हो सकता है उसके अंदर 50 गलतियां मिल जाएंगी जी। बात है परफेक्ट इंग्लिश की जी। तो ये बच्चे एक स्टेप वाइज बताइए कि वो कैसे सीख सकते हैं। साम्राट जी, कोई भी लैंग्वेज सीखी जाती है उसके कुछ फंडामेंटल स्टेप होते हैं। जैसे सबसे पहला कोई भी बच्चा सबसे पहले किसी भाषा को सीखने के लिए पहले उसको सुनने की प्रैक्टिस करता है। हिंदी की बात कर लें जी, क्योंकि भाषा एक तरीके से सीखी जाती है। मैं टोक दूं कि कई बार पता है क्या कि कई बार हमने सुना है कि आप सोचते हिंदी में हैं जी और लिखते इंग्लिश में हैं, या फिर बोलने की कोशिश आप इंग्लिश में करते हैं, ये क्या गलत है प्रोसेस? मैं इसका जवाब भी आपको देता हूँ जी। पहले हम बात करेंगे कि किसी भी लैंग्वेज को कैसे सीखा जाता है जी। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले बच्चा उसको सुनना सीखता है, सुनता है, उसके बाद वो बोलना सीखता है, उसके बाद सुनना, फिर बोलना, और उसके बाद में लिखने की प्रोसेस आती है। इंग्लिश के मामले में क्या है कि पहले बच्चा सुनना सीखता है, फिर लिखना सीखता है और बोलना बाद में सीखता है। ये हमारे एजुकेशनल सिस्टम का फ्लो है, हमारा टीचर्स का क्रिएट किया हुआ एक रॉन्ग मेथड है। इसमें भी मैं यही बात चाहूंगा कि इसमें बच्चे को रीडिंग वाला जो स्टेप है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जितनी ज्यादा रीडिंग करेगा इंग्लिश की, जितनी ज्यादा रीडिंग करेगा उतनी बच्चे के माइंड में वोकैब स्टोर होगी, और जितनी वोकेबलरी होगी उतनी ज्यादा बच्चे के अंदर फिर एक्सप्रेशन की पावर आएगी। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एज पर द लेवल ऑफ द चाइल्ड उसको इजियर टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना चाहिए। स्टार्टिंग में सपोज करो आपने आसान से डिफिकल्ट बुक उठा ली तो मुश्किल हो जाएगी। मतलब जिस प्रकार से बच्चे मोबाइल गेम खेलते हैं, पहले इजी टास्क, फिर थोड़ी सी डिफिकल्ट, और उसके बाद वेरी। न्यूज़पेपर का एग्जांपल ले लीजिए। मैं रिकमेंड करता हूँ सबसे पहले बच्चे को न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, द ट्रिब्यून।
द ट्रिब्यून की लैंग्वेज ऐसी होती है कि वो बिल्कुल कॉमन एक 6ठी 7वीं क्लास का बच्चा वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेता। उसके बाद बच्चे को जाना चाहिए द टाइम्स ऑफ इंडिया पे। सबसे फाइनल में जब बच्चा 11th 12th में जाए द हिंदू पे फिर जाना चाहिए। यदि 6ठी क्लास के बच्चे को द हिंदू हमने दे दिया तो उसका हौसला टूटेगा ही टूटेगा। ये बात और है, बच्चे को ना न्यूज़पेपर में अपना इंटरेस्ट के हिसाब से सेक्शन यदि ढूंढ लेगा तो ज्यादा बेहतरीन होगा, ज्यादा बेहतर होगा। ये आपकी बात जल्दी सीखेगा। जैसे मान के चलो कोई क्रिकेट में स्पोर्ट्स का है, कार्टून का सेक्शन आता है, एडिटोरियल का आता है, उसी पे फोकस करेगा जी। एक न्यूज़पेपर की एक और अच्छी बात है कि जब मैंने स्टडी के टाइम पे सुना था कि वो कहते हैं कि इसके अंदर ना सीरीज चलती है न्यूज की। आज एक खबर आई तो वो कई दिन चलेगी जी। आज उस खबर के वर्ड मीनिंग आज हमने देख लिए ना तो कल हमें दिक्कत नहीं आएगी, फिर अपने आप इंटरेस्ट आ जाता है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं महेंद्र जी। इसके अंदर आप भी एक यूट्यूबर हैं लाइक मी जी, और मे बी बाई चांस बिकॉज लॉकडाउन के अंदर और कोई ऑप्शन नहीं था और एज ए प्रिंसिपल आप काम कर ही रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन आप संभाल रहे थे जी। तो अब कोई शायद ऑप्शन नहीं बचा और आप फिलहाल यूट्यूब पे काम कर रहे हैं और आपका एक यूट्यूब का चैनल भी है जी। और उसके ऊपर आप इंग्लिश में फोकस कर रहे हैं कि इंग्लिश, हाउ टू लर्न इंग्लिश, इसके बारे में। तो इंग्लिश के बारे में बाद में, चलो सबसे पहले आप अपने YouTube चैनल का नाम बताइए और उसमें कंटेंट बताइए कि क्या आप डालते हैं हमारे व्यूअर्स को। YouTube चैनल या मुझे आप सर्च करेंगे तो लर्न इंग्लिश बाय महेंद्र पराशर, इसी नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। YouTube के ऊपर भरमार है इंग्लिश टीचर्स की, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक परफेक्शन वाली बात नहीं बनती है। वो अपनी चीजों को प्रमोट करते हैं, कंटेंट उसमें बहुत पुअर क्वालिटी का होता है। तो मैंने सोचा भाई अपने बच्चों के लिए मेहनत किया जाए और ये हथियार खुद उठाए जाएं, और इसीलिए हमने यूट्यूब चैनल पे अपना खुद का कंटेंट डेवलप करके बच्चों को टू द पॉइंट ब्रीफ में विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो सारी चीजें दी हमने, ताकि बच्चा कम से कम गलत चीजों को ना सीखे। जैसा हमारा चैनल है, हम ज़्यादातर यहाँ पे जॉब्स के बारे में बात करते हैं कि करियर के बारे में बात करते हैं जी। और करियर जब शुरुआत कोई भी होती है, आजकल भीड़ हमारे देश के अंदर वैसे ही, और चाहे आप किसी भी देश में चले जाए, कंपटीशन का जमाना है, यानी कट थ्रोट कंपटीशन कह सकते हैं जी। तो इस कंपटीशन की जब बात आती है तो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए जब इंग्लिश की बात आती है, इंग्लिश की प्रिपरेशन आती है, बिल्कुल शॉर्ट में आप 1 मिनट में ये बताइए कि बच्चे को किन चीजों पे फोकस करना चाहिए जी। एक तो यदि आप इंग्लिश कंपटीशन के लिए तैयार करना चाहते हैं तो अच्छे लेवल के कंटेंट की जो बुक्स हैं, अच्छे ऑथर्स की बुक्स हैं, आप वो पढ़िए। उनको पढ़ने से आपकी तैयारी होगी। फिर ये देखिए कि आपके एग्जाम में टॉपिक कौन से कवर किए जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश से कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ नाउन्स, वॉइस, मॉडल्स, प्रपोजिशन और वर्ब, इस तरह के जो टॉपिक है वही पूछे जाते हैं। ये कंटेंट का सबको पता है कि कौन सी चीज आएंगी जी। उनकी तैयारी कैसे करनी है सर, यहाँ पे फोकस कीजिए, क्योंकि हमारा ज्यादातर व्यूअर्स को पता है कि सिलेबस क्या है जी जी जी। तो तैयारी कैसे करनी है उनको ना, मतलब बहुत ही ट्रिकी और शॉर्ट में बताइए। उसका साम्राज्य एक बहुत ही ब्रीफ क्या बनता है कि अभी आप टॉपिक लीजिए जी, आप टॉपिक लेकर के टॉपिक वाइज प्राइम चीजों को आप अंडरलाइन करें। उसके साथ साथ जिस भी एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हैं उसके कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर देख लें कि उनका स्टैंडर्ड क्या है। कई बार क्या है कि सपोज करो हमने लूसेंट की बुक पढ़ी और हमने ये देखा कि लूसेंट की बुक उस लेवल तक की प्रिपरेशन का कंटेंट देती है नहीं जिस लेवल का हमारा एग्जाम होना है। कई बार हम क्या करें कि मार्टिन वाली बुक पढ़ ली और वो अपर लेवल की है और हमारा लेवल है वो लोअर लेवल का है। कंटेंट सिलेक्शन में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, बुक सिलेक्शन जी जी करें। सर मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए बड़ा आम सा क्वेश्चन है और हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इससे सहमत होंगे जी। जब हम कंपटीशन के एग्जाम में होते हैं ना, चाहे सिनोनियम्स हो, एंटोनियम्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, पता नहीं कहाँ से देते हैं, मिलते ही नहीं कहाँ से। एक्चुअली इसके लिए तो थोड़ा सा मैं दलबीर जी आपको ये बताना चाहूंगा कि जो एग्जामिनर होता है उसकी सोच क्या होती है। कई बार आपने स्टेट के एग्जाम देखे होंगे कि इस फिजिक्स में आप पासिंग परसेंटेज देख लीजिए कितना बनता है फिजिक्स स्टेट में। वो एग्जामिनर का मोटो क्या है, भीड़ को रोकना। यानी कि हमारा सीधा उनसे अपील है, रिक्वेस्ट है, और यदि वो कोई भी एग्जामिनर है या एग्जाम को सेट करता है, एग्जाम पेपर को बनाता है, तो उनको हम सीधा सा ये बोलना चाहते हैं कि आप लेग पुलिंग ना करें, जबकि ये देखने की कोशिश करें कि किन बच्चों को आता क्या। डॉक्टर साहब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, डी ग्रुप के लिए वैकेंसीज आई, डी ग्रुप में पीजी
पास बच्चों ने अप्लाई किया और पीजी पास बच्चा 15 में से इंग्लिश के पोर्शन में यदि 5 या 4 नंबर लेता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एग्जामिनर के मन में खोट है या फिर उसमें स्किल नहीं है पेपर प्रिपेयर करने की। तो ऐसे मामले में हमें क्या होना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से राय लेनी चाहिए। हमें बोर्ड के मेंबर से राय ना लेकर के, जैसे सपोज करो किसी एग्जाम की क्वालिफिकेशन यदि हमने ग्रेजुएशन रखी है तो कॉलेज लेवल के जो प्रोफेसर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए कि भाई आपके कॉलेज में किस लेवल तक का, यूनिवर्सिटी में किस लेवल तक का सिलेबस पढ़ाया जाता है, वहां से हमारा पेपर सेट होना चाहिए। मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि इससे संबंधित कि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो कौन सी मेजर गलतियां हम करते हैं, इससे संबंधित एक वीडियो आएगा 1-2 दिन में, तो आप उसको जरूर देखिएगा। और हम बात कर रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। हमारे साथ थे मिस्टर महेंद्र कुमार पारासर जी, और महेंद्र जी ने काफ़ी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की कि हम इंग्लिश को किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने सारे फील्ड से बात की, नॉर्थ इंडिया से बात की, हिंदी लैंग्वेज की बात की, सारी बात की। उम्मीद करते हैं ये कंटेंट आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और महेंद्र पारासर सर का जो चैनल है यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ पे फॉलो कीजिएगा, और सर से जो बेनिफिट आप ले सकते हैं आप उन बेनिफिट्स को भी लीजिएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज को हम आसान तरीके से कैसे सीख सकते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी।